हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। तो 2022 में जेक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर वाला, इससे पिछला वाला वीडियो डिस्कस कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, 2 नंबर 3 नंबर वाला। इसका आपको मिलेगा कहाँ, प्ले बना है, तो आपको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर वाला वीडियो स्टार्ट। देखिए हमारे जितना भी सवाल बता रहे हैं 5 नंबर वाला सवाल बता रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर वाला 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों की चर्चा करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ सवाल क्या बोल रहा है, 1857 का विद्रोह का कई कारणों से असफल रहा। पहला लिखिएगा यहाँ पर, विद्रोहियों के पास एक केंद्रीकृत नेतृत्व और समन्वय की कमी थी, जबकि ब्रिटिश सेना के पास कुशल नेतृत्व था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विद्रोह भारत के सभी हिस्सों में एक साथ नहीं फैला, दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल के बड़े बड़े हिस्से शांत रहे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कई भारतीय शासकों, बड़े जमींदारों और शिक्षित वर्गों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। कुछ ने तो अंग्रेजों के सक्रिय रूप में समर्थन भी किया, इसके कारण असफल रहा। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार, धन और गोला बारूद की कमी भी थी, जबकि ब्रिटिश सेना बेहतर उपकरणों के संसाधन से लैस थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं, चौथा पॉइंट लिखेंगे, विद्रोह के कई सुसंगत वैचारिक आधार था, भविष्य का कार्यक्रम कुछ भी नहीं था, जिससे विभिन्न समूहों के बीच एकता की कमी रही। तो ये सब आपको कारण था, ये सब कारण क्या था, तो आपको विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में दूसरा। देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखेंगे, यह व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था। इसमें जमींदारों की भूमि का स्थायी मालिक बना दिया था, जिसे एक निश्चित राजस्व राशि सरकार को अदा करनी होती थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और भविष्य में इसे वृद्धि नहीं की जा सकती थी, भले ही उत्पादन बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे लिखेंगे, जमींदारों को किसानों को लागत वसूलने और निर्धारित तिथि तक जब सरकार को राजस्व जमा करने का अधिकार था, तो विफल होने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इस व्यवस्था ने सरकार के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित की, लेकिन किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, लिखेंगे मुगल प्रशासन का विवरण दी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और 5 नंबर वाला सवाल है, ठीक है। तो लिखेंगे, मुगल प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। सबसे पहले लिखेंगे, प्रशासन का मुखिया कौन था, बादशाह होता था, जिसके पास असीमित अधिकार थे। दूसरा लिखेंगे, प्रशासन कई विभागों में बांटा गया था, जैसे दीवान, जैसे वित्त से है, मीर बख्शी जिसको सेना बोलते हैं, और सदर उस सुदूर जिसको हम लोग धार्मिक मामले बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, साम्राज्य के सूबों, प्रांतों, सरकारों, जिलों और परगनों, उप जिलों को विभाजित किया गया था, जहां सूबेदार और फौजदार और अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। आगे देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली प्रशासन और सेना का आधार था, जिससे अधिकारियों को पद, जात और सैनिकों की संख्या सवार के आधार पर रैंक दिया गया था। आगे देखेंगे, राजस्व प्रणाली, जिसे टोडरमल ने विकसित किया था, भूमि के ताप और उपज के आधार पर निर्धारित किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करिए। ये भी सवाल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला सवाल है। देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम और प्रगति। तो पहले लिखेंगे प्रारंभ लिखेंगे, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ साथ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करना था और स्वराज प्राप्त करना था। दूसरा लिखेंगे, कार्यक्रम क्या था, तो इसमें सभी सरकारी उपाधियों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं, राष्ट्रीय स्कूलों और अदालतों को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद प्रगति लिखेंगे, तो आंदोलन ने देश के भर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, जिससे लाखों लोगों ने भाग लिया और हड़तालों व प्रदर्शन हुआ। आगे लिखेंगे, आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। और लास्ट लिखेंगे, हालांकि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट वाले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं। इस समस्या का समाधान भारत ने किस प्रकार किया।
ठीक है, इसको काट दीजिए। इस समस्या का समाधान भारत ने किस प्रकार किया, ठीक है। तो इसका ये भी सवाल हमारा 5 नंबर वाला है, तो लिखेंगे भारत ने राजनीतिक एकीकरण की समस्या और समाधान। सबसे पहले समस्या देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या था 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था, जिसमें से कई स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते थे। समाधान क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कूटनीति, बातचीत और जहां आवश्यक हुआ बल जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ का उपयोग करके रियासतों का सफलतापूर्वक विलय किया, ठीक है। उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र तैयार किया, जिस पर हस्ताक्षर करके शासकों ने भारत में शामिल होने की सहमति दी। इस प्रक्रिया में एक अखंड और एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। पटेल के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने इस जटिल समस्या का समाधान किया, जिसे भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था। तो इसमें आपको 5 सवाल पूछा गया था, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।